नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की इसी कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग जो पढ़ना है, हम लोग को जो पढ़ना है या फिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो है रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, और वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में इसको सॉल्व करने के सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि ये रेखाएं, भाई कोई भी समीकरण होता है तो वो रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण भी दो समीकरण होते थे, युग्म होता था तो दो रेखाओं को प्रदर्शित करते थे। तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती थी उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता था। अगर रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका एक हल होता है, अगर रेखाएं कहीं नहीं काटती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। और अगर रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर काटती हैं, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर मिल जाती हैं, अर्थात एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं, तब क्या हो जाता है, उसके अनंत हल हो जाते हैं। ठीक है, खैर इन सब बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 3.5 हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका लक्ष्य टारगेट यूपी बोर्ड की परीक्षा 2023 है, हमारा भी वही टारगेट है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न था वो था कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। महीने का जो व्यय होता है, अर्थात जो खर्च होता है कि एक महीने में इतना खर्च लगेगा, ठीक है, इतना खर्च लगेगा, वो नियत है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना मासिक नियत व्यय बराबर x रुपये। हम मान लेते हैं कि जो मासिक नियत व्यय है वो क्या है, x रुपये है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो कि 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास को व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। मतलब क्या है कि ये तो एक महीने का खर्च हो गया कि इतने, मान लीजिए निश्चित विद्यार्थी हैं, ठीक है, और निश्चित विद्यार्थियों के लिए कहता है कि एक महीने का 100 रुपये लगता है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो एक विद्यार्थी का अतिरिक्त से बढ़ जाता है। अतिरिक्त से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अतिरिक्त बढ़ता है। देखो जैसे मान लीजिए कि जो अतिरिक्त है उसको भी मान लेते हैं माना एक दिन का अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय बराबर y मान लेते हैं कि मतलब एक दिन का जो अतिरिक्त व्यय है वो y रुपया है। एक दिन का अतिरिक्त व्यय है, व्यय क्या है, y रुपया है। अब जैसे मान लीजिए कि एक माह का तो निश्चित हो गया x रुपये। मान लीजिए कि अगर कोई आ जाता है और 5 दिन तक एक्स्ट्रा करता है तो 5 दिन तक एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो मासिक व्यय है वो तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर वो 20 दिन तक करता है, अगर वो कह रहा है कि ए का व्यय, अर्थात ए कितना रुपए व्यय करता है, ए जो व्यक्ति है या जो छात्र है वो कितना रुपए व्यय करता है, कितने दिनों के लिए कह रहा है, 20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अब एक चीज देखो ध्यान से कि ए का व्यय कितना है, 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये। लेकिन ये 1000 रुपये कैसे देता है, एक तो उसको नियत जो आपको किराया है या नियत जो व्यय है उसको तो देना पड़ेगा। x रुपये महीने का जो नियत व्यय है वो देना पड़ेगा। अगर वो आके रुकता है तो फिर एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना, एक दिन का y है, 2 दिन का 2y हो जाएगा, 3 दिन का 3y हो जाएगा। ऐसे ही कितने दिन है, 20। 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। ठीक है, और बराबर कितना होगा, 1000। ये समीकरण फर्स्ट बना। ठीक है, और b का व्यय, b कितना देता है, b देता है, b भी है इसी में, कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिनों तक भोजन करता है, कितने दिन तक, 26 दिनों तक भोजन करता है, 1180 रुपये अदा करने पड़े। ठीक है, बी कितना देता है, 1180 रुपये, 1180 रुपये देता है। ठीक है, बी कितना देता है, 1180 रुपये देता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि बी करता कितना दिन है, 26 दिनों तक भोजन करता है, 26 दिनों तक क्या करता है, भोजन करता है। अब इसको नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा, और उसके बाद 26 दिन का, 20 दिन का 20y था तो 26 दिन का क्या हो जाएगा, 26y बराबर कितना हुआ, 1180। ये क्या हुआ, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, x प्लस 20y बराबर कितना है, 1000। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करें, तब यहाँ देखिए कि यहाँ देखो पद समान है और चिन्ह भी समान है।
अगर कोई दो समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व, चाहे जिस विधि से सॉल्व कीजिए, आपको इंस्ट्रक्शन में दिया, चाहे आप वज्रगुणनखंड लगाइए, चाहे विलोपन लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पहला जो पद है वो समान है, पहला पद क्या है, समान है, और चिन्ह भी समान है। अगर पद और चिन्ह दोनों समान है तो घटा लेते हैं, क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या होगा कि जब हम घटाते हैं एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो दूसरे समीकरण के जितने भी चिन्ह होते हैं सब बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। अब प्लस का एक्स और नीचे वाला चिन्ह देखा जाएगा, प्लस का एक्स माइनस का एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह विपरीत, भाई आपके पास 4 रुपये हैं, आपको 4 रुपये का कुछ सामान खरीदना है तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। अब 20y में से 26y में से 20y क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस है। चिन्ह विपरीत तो घटा लेते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो बड़ा बड़ा कौन है, 26 के आगे प्लस है प्लस, और 26 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा, 6y बराबर 1180 में से 1000 घटाएंगे क्या बचेगा, 180। 6 इधर y में क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग कर देगा। 6 कम 6, 6 3 18, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 30। y बराबर कितना आया, 30। अर्थात प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त व्यय है वो कितना है, 30 रुपया है। कितना है, 30। अब कह रहा है, अब आगे निकालिए, पहला समीकरण क्या था, x प्लस 20y बराबर कितना था, 1000। अब x प्लस 20 और y की वैल्यू कितनी है, 30 बराबर कितना है आपके पास, 1000। अब x प्लस 3 दूना 6 और 2 जीरो बराबर क्या हो जाएगा, 1000। 20 का गुणा 30 में करें क्या होगा, 600। x बराबर प्लस का 600 उधर जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा। 1000 में से 600 घटाएंगे क्या बचेगा आपके पास, 400 रुपये। अर्थात प्रत्येक दिन का प्रत्येक माह का जो नियत भाड़ा है या नियत जो उसको व्यय है वो कितना है, 400 रुपये है। जो वहाँ छात्रावास है या जो हॉस्टल है, वह हॉस्टल का नियत व्यय क्या है, 400 रुपये है, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का व्यय क्या है, 30 रुपये। अगर एक दिन आप करते हैं तो 30 रुपये, 2 दिन करते हैं 60 रुपये, 3 दिन करते हैं तो 90 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक। तो ये था आपका पहला प्रश्न, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास है, पहला तो हो गया, ठीक। सेकंड जो प्रश्न है वो कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ एक भिन्न है, उस भिन्न में ही परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले भिन्न हमको मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं है उसको मान लेते हैं। माना भिन्न बराबर x बटे में y। माना भिन्न क्या है, x बटे में y। भिन्न अगर x बटे में y है, लेकिन प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट सिचुएशन में कहता है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि x बटे y ये भिन्न है, अगर इसके अंश में से 1 घटा लेते हैं, अगर अंश में से 1 घटा लेते हैं तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 1/3 के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, फिर 3 का गुणा 1 में करवाएंगे 3 बराबर y का गुणा 1 में करवाएंगे क्या हो जाएगा y, 3x, ठीक है। और प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये बना आपका समीकरण फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन में क्या कहता है, सेकेंड सिचुएशन में कहता है क्या कि 1 भिन्न, फिर कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। अर्थात भिन्न आपके पास x बटे y ही है, लेकिन जब इसके हर में 8 जोड़ देते हैं, भाई हर यही तो है y, अंश क्या है x और हर क्या है y, अगर उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तिरछा गुणा करो, 4 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, 4x बराबर 1 का गुणा y में करेंगे 1y, और प्लस 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 ही रह जाएगा, 4x, और प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा y। ये क्या है, समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं। समीकरण फर्स्ट में देखते हैं क्या है। समीकरण फर्स्ट में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या है आपके पास, 3। 3x माइनस वाई बराबर क्या है आपके पास, 3 है। अब यहाँ देखिए समीकरण सेकंड में y की वैल्यू क्या आई है, y बराबर है किसके,
4x माइनस 8 के, तो y की जगह पे क्या लिख दें 4x माइनस 8, अर्थात ये हो जाएगा 3x माइनस, और y की जगह पे लिख देंगे 4x माइनस 8 बराबर क्या है आपके पास 3। 3x माइनस का क्या हो जाएगा 4x, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 8 होगा, बराबर क्या हुआ 3। 3x में से 4x भाई घटेगा नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। x बराबर क्या होगा 3, और प्लस का 8 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 8। माइनस x बराबर 3 में से 8 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या होगा 5। x की वैल्यू आपको कितनी मिली 5, ठीक, x आपको 5 मिल गया। ठीक, अब x का मान किसी में भी रख दो, जैसे मान लीजिए कि x का मान इसी में रख दो, x की वैल्यू आ गई। अब समीकरण सेकंड क्या था आपके पास 4x माइनस 8 बराबर y, चाहे ऐसा लिखो और चाहे y बराबर, चाहे ऐसा लिख दो और चाहे लिख दो y बराबर 4x माइनस 8, ऐसा भी कर सकते हो। अब y बराबर 4x, 4 और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 45 हो जाएगा, नहीं दोनों में गुणा होगा माइनस 8, 4 पंचे 20 और 20 में से 8 घटाएंगे क्या होगा 12, y बराबर कितना हो जाएगा 12। और भिन्न क्या मिल जाएगी आपको, भिन्न क्या हो जाएगी आपको, देखिए y बराबर 12 आया और x बराबर 5 आया, भिन्न क्या है आपके पास, आपने क्या माना था x बटे में y, x क्या है 5 और y की जगह पे क्या लिख दें 12, यही भिन्न आपको मिल जाएगी। यह आपका क्या होगा आंसर, 5 बटे में 12 ये आपको क्या मिल जाएगी भिन्न मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक, अगला जो प्रश्न हमारा है वो कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटे। ठीक है, 1 अंक कट जाए, अर्थात क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टेस्ट है, मान लीजिए कि उसमें 10 प्रश्न आए, अब 10 प्रश्नों में से अगर वो 6 सही करता है तो उसको एक सही उत्तर पर कितना मिलता है 3 नंबर मिलता है। अर्थात मान लीजिए कि अगर उसके पास 10 प्रश्न है, मान लीजिए कि उसके पास 10 प्रश्न है, 10 में से वो 6 सही करता है 4 गलत करता है, 6 सही करता है 4 गलत, लेकिन कह रहा है कि उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो 6 सही उत्तर पर कितना मिलेगा 18 मिलेगा। लेकिन फिर कह रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 कट जाता है। अगर आंसर गलत है, 4 आंसर गलत है तो 1 नंबर कट जाता है, एक उत्तर पर 1 नंबर कटता है तो 4 उत्तर पर 4 नंबर कट जाएगा। 18 उसने पाया, 4 कट गया, कितना बचा 14 बच जाएगा। अर्थात कितना नंबर पाएगा वो 14 पाएगा। अर्थात क्या हो रहा है कि जो सही उत्तर है, जो सही उत्तर है उसमें हम 3 का गुणा करके और जो गलत उत्तर है उसमें हम 1 का गुणा करके घटा लें तो क्या मिल जाएगा आपको, जो अंक अर्जित किए हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि माना करा टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये हमको ज्ञात करना है। तो माना सही उत्तर बराबर क्या है x है, बाहर देखो कौन है, माना सही उत्तर बराबर क्या है x है, और माना गलत उत्तर बराबर गलत उत्तर हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, माना सही उत्तर बराबर x है और माना गलत उत्तर बराबर क्या है y है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है कि जब वह 40 अंक अर्जित करता है, कितना अंक अर्जित करता है 40, और कैसे अर्जित करता है देखिए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। भाई एक सही उत्तर पर उसको 3 नंबर मिलते हैं तो यक्ष सही उत्तर पर कितना मिलेगा 3x मिलेगा। भाई एक सही उत्तर पर अगर 1 नंबर मिलता है तो 2 सही नंबर पर 2 मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक आप प्रश्न, मान लीजिए कि आप 5 प्रश्न, एक प्रश्न सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है, अगर 5 प्रश्न सही कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 5 दूना 10 नंबर मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर वो x कुल प्रश्न है, x अगर सही प्रश्न है और एक सही प्रश्न पर 3 नंबर मिलता है तो x सही प्रश्न पर 3x हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे, फिर इसमें से घटाएंगे क्या जो हमने गलतियां की है। फिर कह रहा है कि और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट जाते हैं। मान लीजिए एक गलत उत्तर पर y कटते हैं, एक कुल गलत उत्तर कितने हैं y, कुल गलत उत्तर कितने हैं y है। अगर कुल गलत एक गलत उत्तर पर 1 नंबर कटता है तो फिर कह रहा है 1 अंक कटता है तो y गलत उत्तर पर क्या होगा y गुणे 1, अर्थात y ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक सही उत्तर पर
3 नंबर मिलते हैं तो x सही नंबर पर 3x हो जाएगा। अगर एक गलत उत्तर पर 1 नंबर कटता है तो y गलत नंबर पर कितना नंबर कट जाएगा, y एक कम y हो जाएगा। और कुल मिला के कितना मिलता है इसको 40। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय सेकेंड सिचुएशन के अनुसार कह रहा है, ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में ये सिचुएशन कैसा है, ये सिचुएशन है जब उसको सही प्रश्न पर 3 नंबर मिले और गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट जाए, ठीक। और दूसरा जो सिचुएशन है उसमें कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते अर्थात एक सही उत्तर पर 4 नंबर मिलते तो x सही उत्तर पर कितना मिलता, 4x मिलता, 4x नंबर मिलता। और उसके बाद फिर कह रहा है और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, एक गलत उत्तर पर 2 नंबर कटते तो y गलत नंबर पर 2y नंबर कट गए, अर्थात इतना कुल उसको मिलता और इतना कट जाता, लेकिन कुल मिला के क्या हो जाता, फिर कितना अंक में हो जाता, तो ये 50 अंक अर्जित करता। कितना मिल जाता, 50। ये समीकरण सेकंड है आपका, ठीक। समीकरण सेकंड में देखिए अगर हम 2 कॉमन कर लें, अगर हम 2 कॉमन कर लें यहाँ तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2x ही हो जाएगा। और 2 कॉमन कर लेंगे तो y बच जाएगा और बराबर क्या हुआ 50। 2 इधर गुणा करो, उधर जाके भाग कर देगा तो 2x माइनस वाई बराबर 2 ने जब 50 में भाग किया, 2 से जब 50 में भाग होगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि y और y बराबर हो जाए। पहला समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर क्या है 40, ठीक, ये पहला है। और दूसरा वाला क्या है 2x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 25। अब क्या करेंगे, हमको y कैंसिल करना है। y को जब हमको कैंसिल करना होगा तो देखिए ये दोनों पद समान है और चिन्ह भी समान है, y यहाँ भी दोनों समीकरण में, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तब अगर क्या करेंगे तो ये कैंसिल हो जाए, दोनों को घटा लेंगे। अगर पद समान और चिन्ह समान तो क्या करेंगे घटा लेंगे। इनको जब घटाएंगे तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस है क्या होगा माइनस, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x और माइनस 3x, 2x में से क्या 3x घटेगा, नहीं घटेगा। अगर नहीं घटेगा उल्टा घटाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक, बराबर 25 में से 40 घटेगा, नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। अर्थात x बराबर कितना आ गया आपके पास 15, x बराबर कितना आ गया 15। अब x बराबर 15 आ गया, x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए किसी भी समीकरण में, x बराबर 15। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट समीकरण है आपके पास, पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 40, 3 और x की वैल्यू हमको कितनी मिली 15, माइनस वाई बराबर कितना है 40, 15 तो यहाँ 45 माइनस वाई बराबर कितना हुआ 40, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ 45 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या होगा 40 और प्लस का 45 उधर जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 40 में से 45 घटाएंगे क्या बचेगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना मिल जाएगा आपको 5, वाई बराबर कितना मिल जाएगा 5। हमने क्या क्या माना था, हमने सही उत्तर कितने माने थे x, सही उत्तर x माना था और x बराबर कितना आ गया 15। गलत उत्तर y हमने माना था कितना है 5, ठीक है। सही उत्तर हमने कितना दिया 15 और गलत उत्तर कितना दिया 5। कुल कितना उत्तर दिया, जितने प्रश्न थे तो कुल प्रश्न कितने हो गए, एक भी अगर छोड़ा नहीं है तो कुल प्रश्न कितने हैं भाई, उतने ही प्रश्न हो गए जितने हमने उत्तर दिए। 15 ये दिए 5 ये दिए, 15 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 20। अर्थात उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न आए हुए थे। उस टेस्ट में कितने प्रश्न आए थे 20 प्रश्न आए थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको देखते हैं कि हमारा जो अगले 2 प्रश्न हैं वो क्या हैं। देखिए आगे के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से एवं दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को
3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो पहला वाला दिया गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान, जैसे मान लीजिए कि एक राजमार्ग मतलब एक रास्ता है और उस रास्ते पर मान लीजिए कि एक राजमार्ग ऐसे है, ठीक, ये रास्ता है और एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। 2 स्थानों पर ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, अर्थात इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक। अब 100 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हो गए और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 हो गई। इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 100 हो गई। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से और दूसरी कार, देखो एक कार ए से चलती है, मान लो यहाँ से ऐसे चलती है और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब एक अगर उधर जा रही है तो दूसरी भी उधर ही जाएगी, ठीक है। एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। तो कह रहा है कि यदि वो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में जाए, एक ही दिशा में जाएं तो 5 घंटे पश्चात, ठीक है, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। और वो विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत दिशा का मतलब एक उधर जाए तो एक इधर को आए, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो क्या होती है कि 1 घंटे पश्चात मिलती है। क्या होती है, 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि माना पहले कार की चाल, माना पहले कार की चाल बराबर क्या है, x है, ठीक है। और आगे मान लेते हैं कि माना दूसरे कार की चाल बराबर y। माना पहले कार की चाल बराबर x है और दूसरे कार की चाल बराबर y है। अब देखो ध्यान से कि जब दोनों कारें चलती हैं, जैसे मान लीजिए एक ही दिशा में जा रही हैं और कह रहा है कि 5 घंटे बाद मिलती हैं, मतलब एक ही दिशा में कितने घंटे तक चलती हैं, 5 घंटे में, ठीक है। तो 5 घंटे एक ही दिशा में चलने के बाद, जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं 5 घंटे तक, ठीक है, तो पहले कार द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, पहले कार द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल पहले कार की x है और समय कितना, 5 घंटे तक, कितना, 5 घंटे तक, क्या हो जाएगा, 5x। फिर आगे कह रहा है दूसरे कार का भी निकाल लेते हैं, दूसरे कार द्वारा तय दूरी। अगर दूसरे कार द्वारा तय दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है आपके पास, y, और समय कितना, वही 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे अगर एक कार चल रही है तो दूसरी कार भी तो 5 घंटे ही चल रही है, भले ही दोनों जाके मिल रहे हैं, लेकिन दूरी क्या है, दूरी चाहे जो तय करे, चाहे पहली कार चाहे दूसरी कार, कोई भी दूरी तय करते हैं, लेकिन समय दोनों में समान लग रहा है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये हो जाएगा क्या, 5y। अब यहाँ ध्यान से देखो एक चीज कि जब पहली और दूसरी कार ने चलना प्रारंभ किया था तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का था, 100 का था। इन दोनों के बीच अंतर कितने का था, 100 का था। अर्थात पहले कार ने जो तय किया और दूसरे कार ने जो तय किया, दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, आपको 100 का हो जाएगा। अंतर कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। अगर यहाँ से 5 हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये आपको समीकरण फर्स्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, आपको समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है, ठीक है, आगे जो है, अब अगला जो समीकरण हमारे पास है वहाँ क्या है कि यदि और विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि एक इधर को जा रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, इधर को आ रहा है। एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को आ रहा है। अगर दोनों का हम देखें, एक मिनट,
इसी प्रकार अगर हम दूसरी स्थिति के अनुसार देखें तो कह रहा है कि एक ही दिशा में जब चलती थी तो जैसे मान लीजिए कि एक कार ने फिर दूसरे कार ने, दोनों कारों ने 5 घंटे तक दूरी तय की। अब 5 घंटे तक तय तो किया, लेकिन दोनों के बीच में अंतर कितने का था? 100 किलोमीटर का। क्योंकि ए और बी, क्योंकि एक ए से चलना स्टार्ट करती है और बी से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 100 का अंतर हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि जब वो विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि एक यहाँ से ए से चलना प्रारंभ करती है, एक बी से चलना प्रारंभ करती है, और ए इधर को जा रही है और बी उधर से आ रही है, तब 1 घंटे में। ठीक है। द्वितीय शर्त अनुसार दूसरे सिचुएशन में क्या है कि दोनों कारों द्वारा 1 घंटे में तय दूरी। भाई 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अब x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, अर्थात 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, अर्थात पहली कार 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी। और दूसरे कार की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है, अर्थात क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और ये दोनों दूरियां क्या हैं? जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे तक ये चलती है और 1 घंटे तक ये चलती है, अब दोनों आके मिल जाते हैं। अब जितनी दूरी ये तय की और जितनी दूरी y तय की, भाई 1 घंटे में x किलोमीटर ये चली और 1 घंटे में y किलोमीटर ये चली। ठीक है, तो जितनी दूरियां दोनों तय की, तो दोनों दूरियां मिलाकर कितना हो गया? 100 हो गया ना। दोनों दूरियां मिलाकर कितना हो गया? 100 हो गया आपको। अगर दोनों दूरियां आपको 100 हो गया तो ये क्या बना आपका? समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास? समीकरण फर्स्ट था आपके पास x माइनस वाई बराबर क्या था? 20। ठीक है, अगर हम दोनों को घटा लें, दोनों को अगर हम जोड़ लें, दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, और 100 और 20 क्या हो जाएगा? 120। 60 दूना क्या होगा? 120, क्योंकि 2 इधर गुणा कर उधर जाएगा भाग, अर्थात x बराबर कितना हो गया? 60। x बराबर कितना मिला आपको? 60। x मतलब 60, अर्थात पहले कार की चाल कितनी हो गई? 60। अब यहाँ किसी भी समीकरण में रख दीजिए, जैसे आपके पास था x माइनस वाई बराबर 20, x के जगह पे 60 है और माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 20। 60 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 20, और माइनस का क्या होगा? 60। माइनस का y बराबर क्या होगा? 20 में से 60 घटाएंगे, घटेगा नहीं, घटेगा, उल्टा घटाएंगे, माइनस में आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया आपको? 40। y बराबर क्या मिला आपको? 40। अर्थात दूसरे कार की चाल बराबर कितना है आपके पास? 40। पहले कार की चाल आपके पास 60 और दूसरे कार की चाल कितनी है? इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों कारों की चाल निकाल सकते हो। स्थितियों को देखना है, केवल दोनों कारों को चलाना है, एक को ई से चलाना है, दूसरे को बी से चलाना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है आपके सामने, वो ये है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सबसे पहले तो मान लीजिए आयत, कोई आयत बना लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, हम लंबाई को क्या मान लेते हैं? लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? y। अगर लंबाई x और चौड़ाई y मान लेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई और गुणे चौड़ाई अगर हम करेंगे तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, x और y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? xy। अर्थात जो मूल क्षेत्रफल हमारे पास है xy है। इस आयत का जो मूल क्षेत्रफल हमारे पास है क्या है? xy है। लेकिन कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई 5 इकाई कम करने और लंबाई 5 इकाई कम करने और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, 3 इकाई बढ़ाने पर लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई को कितना कम किया जा रहा है? 5, तो x माइनस 5 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा आपके पास? चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितना बढ़ाया जा रहा है? 3 बढ़ाया जा रहा है ना, अर्थात क्या हो जाएगा? y प्लस
3 हो जाएगा। लंबाई x माइनस 5 और चौड़ाई क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो पहले से 3 इकाई बढ़ा दिए। हाँ, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है। अर्थात जितना था उनमें से 9 कम हो जाता है। जितना था उसमें से 9 कम हो जाता है। कब, जब लंबाई में से हम 5 घटा देते हैं और चौड़ाई में 3 जोड़ देते हैं। और लंबाई आपके पास x माइनस 5 मिल गया, चौड़ाई क्या मिल गया, y प्लस 3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात आपको हो जाएगा लंबाई कितनी है आपके पास, x माइनस 5 और चौड़ाई क्या है आपके पास, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा आपको, एक्स वाई माइनस 9। अर्थात जो क्षेत्रफल है वो मूल क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9। मूल क्षेत्रफल को 9 कम कर देंगे तो नए क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो कैसे गुणा करेंगे, x का गुणा करवाएंगे दोनों में, x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा 3x, माइनस 5 का गुणा x में करेंगे माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 क्या होगा 15। एक मिनट, x माइनस 5 है और y प्लस 3 है, y प्लस 3 है, ठीक। अब अगर गुणा करवाएं तो x का गुणा y में करवाएंगे क्या होगा एक्स वाई, फिर x का गुणा 3 में करवाएंगे तो क्या होगा आपके पास 3x, माइनस 5 का गुणा y में करवाएंगे तो माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस 5y, और माइनस 5 का गुणा 3 में करवाएंगे तो 5 दिया 15 बराबर उधर एक्स वाई और माइनस क्या है 9। ध्यान से देखिए 3x माइनस 5y और प्लस का एक्स वाई और माइनस प्लस का एक्स वाई इधर आएगा क्या होगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और बराबर माइनस का 9 उधर है और माइनस का 15 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 15। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास 3x माइनस 5y बराबर क्या होगा 15 में से 9 घट जाएगा क्या बचेगा 6। ये बना समीकरण फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। द्वितीय सिचुएशन में क्या कहता है, दूसरे सिचुएशन में कहता है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, यदि लंबाई 3 इकाई, यदि लंबाई क्या करें हम 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें। अर्थात अगर हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अर्थात जो क्षेत्रफल था वो कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो मूल हमारे पास था वो कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। और नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई को क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपके पास कितना बढ़ जाता है 67। अब अगर लंबाई को हमने 3 बढ़ाया तो नई लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई हमारे पास पहले क्या थी x, 3 बढ़ गया अर्थात x प्लस 3, और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपके पास 2 बढ़ा अर्थात क्या हो जाएगा y प्लस 2। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात x प्लस 3 और गुणे में y प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, x का गुणा y में करेंगे क्या होगा एक्स वाई, x का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा 2x हो जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे क्या होगा 3y, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6 बराबर उधर है एक्स वाई प्लस का क्या हुआ 67। देखो समीकरण के दोनों तरफ अगर कोई समान चिन्हों के साथ समान पद दिए गए हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। एक्स वाई यहाँ एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 2x प्लस 3y बराबर प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 67 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 61 बच जाएगा। ये बना आपका समीकरण सेकंड। क्या बना ये समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास 3x माइनस 5y बराबर कितना था 6, ये आपके पास समीकरण फर्स्ट था। अगर इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए कि अगर इस समीकरण में 3 का गुणा करवा दें और इस समीकरण में 2 का गुणा करवा दें। क्यों ऐसा करवाएंगे, क्योंकि दोनों आगे के दोनों पदों को बराबर करना है। तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 का गुणा इसमें करवा देते हैं, 3 का गुणा इसमें करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करवा देंगे तो हमारे पास जो 2 समीकरण बनेंगे वो बच जाएगा। अगर हम 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करते हैं 3 का गुणा तो 3 दूना
6x हो जाएगा और प्लस 3 तिया 9y हो जाएगा और 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 183। यह समीकरण सेकंड नया वाला बनेगा। फिर 2 का गुणा करवा देंगे तो 2 तिया 6x और 2 पंचे 10y बराबर 6 दूना क्या हो जाएगा 12। ये नया वाला समीकरण फर्स्ट बनेगा। इन दोनों को अगर हम घटा दें, इन दोनों को घटा दें, क्यों घटाएंगे? क्योंकि प्लस 6x दोनों को हमको कैंसिल करना है। दोनों के पद समान, चिन्ह समान। अगर पद और चिन्ह दोनों समान हो जाते हैं तो घटा लिया जाता है। घटाने पर ये दोनों कैंसिल हो जाए क्योंकि नीचे का चिन्ह सभी बदल जाएंगे। ठीक, तो घटाने पर ये क्या होगा, प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, प्लस का 9y प्लस का 10y क्या हो जाएगा 19y हो जाएगा बराबर 183 में से अगर हम 12 घटा दें, 183 में से अगर हम 12 घटा दें तो क्या बच जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 1 171। क्या हो जाएगा 171। 19 से काटे कितना कटेगा 19 नहीं है 171 होगा। y बराबर कितना हो जाएगा 9। y बराबर कितना मिल जाएगा आपको 9 हो जाएगा। ठीक, अब y बराबर कितना मिला 9 मिला। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, रख दो। समीकरण क्या था आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास 3x माइनस 5y बराबर कितना था 6। 3x माइनस 5 गुणे y की जगह पे क्या रख दें हम 9 बराबर क्या हुआ 6। 3x 9 बचे क्या होगा 45 बराबर क्या हुआ 6। 3x माइनस का 45 उधर जाएगा प्लस का 45, प्लस 45 और 6 क्या होगा 51 हो जाएगा। 3 और 17 में क्या हो जाएगा 51। x बराबर कितना मिला आपको 17, अर्थात 3 इधर x में गुणा कर रहा था उधर जाएगा भाग करेगा, 3 जब 51 में भाग करेगा तो क्या मिल जाएगा 17, अर्थात x आपको क्या मिली लंबाई कितनी 17। 9 आपको क्या मिली चौड़ाई कितनी मिली 9 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और ध्यान रखिए अगला जो चैप्टर हमारा है, अगला भी चैप्टर इसी से संबंधित है और इसमें दिया गया है हाँ चैप्टर 3.6। इसमें भी क्या कर रहा है, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल कीजिए। रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद फिर क्या करना है हल करना है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।